पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये एक बड़ा टॉपिक है जिसमें 13, 14, 15, 16, 17 और जीरो ग्रुप एलिमेंट्स के बारे में डिस्कशन है। टोटल 6 ग्रुप्स पीरियोडिक टेबल के, ठीक है। तो ये टोटल 6 ग्रुप्स है, काफ़ी बड़ा है। अभी आपके बोर्ड एग्जाम भी आने वाले हैं, तो इसलिए हम शुरू करेंगे 15 ग्रुप से। ओके, 15, 16, 17, 18 हम ऐसे जाएंगे, और जो 11th वाला पार्ट है यानी 13 और 14 उसको हम बाद में लेंगे, ठीक है, संडे को। चलिए, तो अब यहाँ पर हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स का जो इंट्रोडक्शन लेंगे पहले। तो पीरियोडिक टेबल को तो आप सभी जानते हैं, 100 साल पहले से आप इसको पढ़ रहे हैं। ये है पीरियोडिक टेबल। ओके, तो मैं थोड़ा उसको अच्छे से ही बना देता हूँ, थोड़ा बड़ा यहाँ पर। ओके, तो इसमें टोटल कितने ग्रुप्स है? यस, टोटल 18 ग्रुप्स। ओके, टोटल 18 ग्रुप्स है यहाँ पर। और 18 ग्रुप में से पीरियोडिक टेबल में अपने पी ब्लॉक में कितने होते हैं? यस, 6। ओके, तो यहाँ पर पीरियोडिक टेबल में पी ब्लॉक और पी ब्लॉक में टोटल हमको देखना है कितने? 6 ग्रुप्स। ओके, चलिए, तो पीरियोडिक टेबल को तो आप सभी जानते हैं, 100 साल से आप इसको पढ़ रहे हैं। ये एक मैं रफ डायग्राम यहाँ पर एक ड्रॉ करता हूँ। आप सभी जानते हैं पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड एट द बॉटम एफ ब्लॉक, जिसको हमने कल ही खत्म किया, यानी कौन है ये? लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। ओके, तो यहां पर जो पी ब्लॉक होता है, ये पी ब्लॉक, यहां पर होते हैं टोटल 2 ग्रुप्स, यहां पर होते हैं 10 ग्रुप्स, और ये इसी में से आए इसलिए इनको कहते हैं इनर ट्रांजिशन, इनको कहते हैं ट्रांजिशन। और ये जो पी ब्लॉक है इसमें होते हैं फ्रॉम 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18 ग्रुप्स। समझा आपको? तो यहां पर ये 13, 14, 15, 16, 17, 18 ग्रुप्स जो है ये पूरे पी ब्लॉक कहलाते हैं। तो इसमें ग्रुप्स है टोटल कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो टोटल 6 ग्रुप्स है यहाँ पर। ओके, तो इनको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे पहले इंट्रो में यहाँ पर हम सभी को यहाँ पर लिखते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। मैं यहाँ पर पी ब्लॉक को ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। 13, 14, 15, 16, 17 and 18, 13, 14, 15, 16, 17 and 18। ओके, तो हम जानते हैं कि जो फर्स्ट ग्रुप था पीरियोडिक टेबल का वो इनकम्प्लीट था, हाइड्रोजन और हेलियम। उसके बाद 2 जो ग्रुप आते हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं, वहां से स्टार्ट होता है अपना पी ब्लॉक भी, यानी सेकेंड पीरियड से स्टार्ट होता है। कहां से स्टार्ट होता है? ये सेकेंड पीरियड से स्टार्ट होता है। ये जो हमारा जो पी ब्लॉक है, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड एंड 7th पीरियड। तो यहां पर मैं इसको सेपरेट कर देता हूं अकॉर्डिंग टू पीरियड। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 7th। ओके, तो हमने लेफ्ट टू राइट तो अपना जो गाना बनाया था पीरियोडिक टेबल मेमोराइज करने के लिए, वो तो आपको याद होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं, तो वो गाना क्या था आपको याद है?
लीबे, यहां से बकनो, बकनो फनी। क्योंकि हमको पढ़ना है 15 ग्रुप, तो मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करता हूं यहां पर, नाइट्रोजन। ओके ओके, देन नेक्स्ट जो था, जो अपना थर्ड पीरियड था, उसमें कौन सा था? नामगल। क्या था? अल, सी, प, सल, अर। याद है आपको? हाँ, जिसको याद नहीं है वो गाना देख लेना, हाउ टू लर्न पीरियोडिक टेबल, जो वीडियो अपन ने बनाया है। थोड़ा सा टिपिकल है, अजीब लगता है वो पढ़ने में, लेकिन बहुत बेनिफिट होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट और बहुत सारी चीज़ें समझने के लिए। ओके, देन उसके बाद कौन था अपना जो फोर्थ पीरियड, जहां से हम किसको शुरू करते थे? स्कैंडियम सीरीज, स्ट्यूक्रमन, फेकोनिकुस, जागे, ऐसे जागे, ऐसे, बर, ऐसे, बर, कर। याद है आपको? यानी ऐसे में यहां पर कौन था? एस। कौन है ये? आर्सेनिक। देन फिर उसके बाद हम आ गए थे कहां पर? यस, अपना जो फिफ्थ पीरियड था, जो कौन सी सीरीज थी? टैरियम, वाई से, वाई झर नब मोटक रूरा पड़ अकड़ इंसान सब ते ई झे। याद है आपको? हाँ, उसके बाद हम कहा गए थे? ला हाफ्ताओ, रियो सर, पटाओ एच जी, टिब्बी, पो एट। क्या था यहां पर? टिब्बी, पोएट, रन। यहां कौन सा था? पी भी था ना? टिप बी। यहां कौन है? बिस्मत है ना? और यहां पर पीओ, पोएट का। ओके, और यहां इंसान सब, कौन? एंटीमनी। ओके, इसके बाद वाले रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, इनका डिस्कशन भी यहां पर नहीं है। ये है अपना मेन हाईलाइट किया हुआ ग्रुप, यानी 15 ग्रुप। अब डेफिनेटली इतना हॉरिजॉन्टली अपने को लर्न करने को टाइम नहीं मिलेगा, तो नेट वगैरह पे भी बहुत सारे शॉर्टकट दिए हुए, जिसका मैंने आपको बताया था। इसका एक शॉर्टकट, नहीं नहीं पसंद, नहीं पसंद ऐसा सब भाई। ये याद रखने के लिए, नहीं पसंद ऐसा सब भाई। लर्न करने के लिए कहीं से भी कुछ भी जो आपको इजी मिलता है, या आपको जो लर्न है, आप कोई भी यूज करो, जरूरी नहीं है मैंने जो बताया वो लर्न करना है। ठीक है, पर्पस क्या है? इजीली रिकॉल होना, फटाक से रिलेशन बताने के लिए। समझा आपको? नहीं पसंद ऐसा सब भाई। समझा आपको? और एलिमेंट का प्रोनाउंसिएशन तो आप सभी जानते हैं, ये तो नाइट्रोजन, बचपन से पढ़ रहे हैं आप इसको। फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये बहुत कम आता है, एंटीमनी और बिस्मथ। समझा आपको? हाँ, तो यहां पर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, ये है 15 ग्रुप एलिमेंट्स। तो यहां हम इससे इसकी शुरुआत करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं, यहां पर हम इसको देखते हैं। तो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, देन फॉस्फोरस। ओके, फॉस्फोरस के बाद आर्सेनिक। हम इतने लॉन्ग ड्यूरेशन में पढ़ेंगे, आपको लर्न हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा वैसे। एंटीमनी एंड बिस्मथ। ओके, एटॉमिक नंबर, इनके तो अपन 100 साल से जानते हैं एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर 7, एटॉमिक नंबर 15। अब ये अपने अनयूजुअल लर्न नहीं होते, याद भी नहीं रहते, लेकिन कई बार पढ़ने के बाद लर्न हो जाएंगे। अभी अगर आपको रिकॉल करना रहा
तो आप बैक आ सकते हैं, क्योंकि नोबल गैस तो सबको याद है। 2 सॉरी हेलियम है ना, 2 10 18 36 54 86। तो बस आपको 3 पीछे आना है यहां पर से, 35 34 33। तो ये आर्सेनिक। ये कौन है अपना जेनॉन, 54 53 52 51 86 85 84 83। तो ये लर्न हो जाएंगे आपको, इसमें भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, मास का यहाँ पर कुछ खास रिलेशन है नहीं, तो अभी हम उसके बारे में डिस्कस नहीं करते हैं। अभी यहाँ पर हम देखेंगे पीरियोडिक टेबल में हमने एक पॉइंट पढ़ा है कि लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। तो टॉप टू बॉटम ये प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, उल्टी। तो अगर हम एटॉमिक साइज या आयोनिक साइज लेते हैं, एटॉमिक साइज और आयोनिक साइज, तो हम देखेंगे टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। अरे सिंपल सी बात है भाई, यहाँ एन नंबर यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहाँ पर बढ़ रहा है मतलब शेल नंबर बढ़ रहा है, शेल इंक्रीज हो रहे हैं। यहाँ पर कितने शेल है, 2 ही शेल है, यहाँ पर 3 शेल है, यहाँ पर 4 5 6 7 आगे बढ़ रहे हैं। तो शेल बढ़ रहे हैं तो साइज ऑटोमेटिकली क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है। तो अपने को अगर एटॉमिक साइज कंपेयर करना रहा तो हम बोलेंगे नाइट्रोजन इज स्मॉलर देन फॉस्फोरस, इज स्मॉलर देन आर्सेनिक, इज स्मॉलर देन एंटीमनी, इज स्मॉलर देन बिस्मथ। तो सेम जो एटम का रहेगा वही आयन का भी रहने वाला है। ओके, मैंने आपको बताया था 100 साल पहले की बात है, इलेक्ट्रॉन देने और लेने की एबिलिटी पढ़ा ना हमने। किसी भी एटम आयन मॉलिक्यूल को स्टेबल होने के लिए ऑक्टेट कंप्लीट करना पड़ती है, बेसिक रूल देखा था हमने। उसके लिए या तो इलेक्ट्रॉन देता है, डोनेट करता है, या एक्सेप्ट करता है, या शेयरिंग करता है। तो हम लेफ्ट टू राइट आ रहे थे तो हमने देखा था यहाँ पर लिथियम बेरिलियम, या हम लेंगे वहां पर सोडियम या मैग्नीशियम। तो फर्स्ट ग्रुप वाले आसानी से 1 इलेक्ट्रॉन देते हैं, सेकंड ग्रुप वाले आसानी से 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। मतलब इनका ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत अच्छे से क्या बनता है, +1 +2। इस तरह से हम जब यहां पर आते हैं तो क्या मिलता है, +3 +4। और 15 वालों का हमने क्या बताया था, यहां पर कितने ऑक्सीडेशन स्टेट, या तो दे सकता है या तो ले सकता है। यहां से रिवर्स जाना है, +4 के बाद +3 देगा तो +3, लेगा तो -3, बरोबर। ओके, तो इनके अगर आपने ऑक्सीडेशन स्टेट्स अगर देखा, ऑक्सीडेशन स्टेट्स किसके, 15 ग्रुप एलिमेंट्स के, तो आपको मिलते हैं +3 -3 या +5 या -5। ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स हमको मिल सकते हैं, ठीक है। इसमें नाइट्रोजन एक्सेप्शनल है। अब नाइट्रोजन एक्सेप्शन क्यों है यहां पर, नाइट्रोजन का एक्सेप्शन रीजन क्या है यहां पर, ओके। तो इसको हम यहां पर देखते हैं, थोड़ा इसको चलिए। अब देखिए यहां पर, तो यहां ऑक्सीडेशन स्टेट जो आप देखेंगे +3 -3 +5 -5, लेकिन अपना जो नाइट्रोजन है ये एक्सेप्शनल है। हम ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात कर रहे हैं यहां पर। तो ये सारे जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट्स अपने को यहां सारे मिलेंगे। ये देता है ओनली +3 एंड -3, बाकी सब दोनों स्टेट देते हैं ऑल, +3 -3 +5 -5, कौन, ऑल सेम, ओके। वाई नाइट्रोजन शोज ओनली +3 या -3 स्टेट, ऐसा क्यों होता है। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे नाइट्रोजन का, ये भी हम 100 साल से पढ़ते आ रहे हैं। क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p5, 7 है, 2 + 2 एंड 5 कितना हो गया, 7। तो आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो नाइट्रोजन में मिस्टेक हो गया, हाँ 3। तो आप यहां पर देखेंगे 1s के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन, 2, राइट। 2s के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन, 2, और 2p के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन, 3, 1 2 3।
तो आप यहां पर देखेंगे जो p ऑर्बिटल है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड, जिससे वो 3 बॉन्ड बनाता है। ओके, अब मैं यहां पर फास्फोरस का भी लिखता हूं थोड़ा कंपेयर करने के लिए आप लोग जरा, ताकि आपको पता चल जाए कि दूसरे क्यों देते हैं। फास्फोरस फास्फोरस होता है 15, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6, कितना हो गया 10, कितना बाकी है 5, 3s2 3p3, राइट। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखेंगे यहां पर, मैं आपको थोड़ा बेसिक लेवल से समझा रहा हूं। यहां पर ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, और ये है कितने 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो यहां पर ये था लास्ट शेल, L shell is the last shell for nitrogen, K shell, L shell. But for phosphorus, K, L, M shell is the last shell. Yes, for phosphorus, M shell is the last shell. यहाँ K, L, ये K, L, M. So M shell में एक ऑर्बिटल होती है 3D, पता ना आपको, जो कि एम्प्टी है यहाँ पर, अभी इलेक्ट्रॉन नहीं है उसमें क्योंकि 15 कंप्लीट हो गए। तो 3s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और 3p में फिर वही 1 2 3, और d ऑर्बिटल यहां पर क्या है एम्प्टी है, 1 2 3 4 5। तो यहां पर क्या होता है, नाइट्रोजन के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और हमने पढ़ा है वीएस ईपीआर थ्योरी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन, ये सब में कि जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने होते हैं उतने बॉन्ड बनते हैं। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है, इसलिए नाइट्रोजन यहां पर 3 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3। और ये जो लास्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन है इनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ये 3 तो आ गए अनपेयर्ड वाले, और एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसको हम यहां पर ऐसे लोन पेयर बताते हैं, राइट। तो यहां पर इसने शेयरिंग किया, फॉर एग्जांपल इसने अमोनिया मॉलिक्यूल बनाया है, तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा, शेयरिंग करेगा, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन आएगा, शेयरिंग करेगा, ये हाइड्रोजन आएगा, शेयरिंग करेगा, ये बन गया NH3 यानी अमोनिया, राइट। अब यहां पर इसने 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड किया, हाइड्रोजन का निगेटिविटी 2.1, जबकि नाइट्रोजन का निगेटिविटी 3 होता है, ज्यादा है। तो ये क्या बनने वाले हैं +1 +1 +1 स्टेट, जबकि नाइट्रोजन क्या बनेगा -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। बैलेंस करना है ना +3 को, तीनों से इलेक्ट्रॉन लेगा ना वो, इलेक्ट्रॉन्स आर शिफ्टेड टूवर्ड्स नाइट्रोजन, तो उसका स्टेट कितना है -3 ऑक्सीडेशन स्टेट, याद है ना आपको। इट इज एन ओवरऑल चार्ज ऑन एन एटम इन अ मॉलिक्यूल और इन आयन। It is overall charge on an atom in a molecule or in an ion. किसी आयन या मॉलिक्यूल में एटम के ऊपर जो चार्ज होता है, अगर उसकी निगेटिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन लेता है और माइनस चार्ज तैयार होगा, और अगर निगेटिविटी कम है तो वो देता है, तब उस पर क्या चार्ज आएगा। ओके, जैसे एग्जाम्पल यहां पर मैं लिखता हूं ONO। तो यहां पर ऑक्सीजन के पास -2 होता है चार्ज, यहां पर -2 होता है, लेकिन उसने जो इलेक्ट्रॉन लिया है नाइट्रोजन से कितने लिया, इस ऑक्सीजन ने कितने लिया है 2, और इस ऑक्सीजन ने कितना लिया है 1, है -2 लेकिन लिया कितना 1, तो इस पर चार्ज कितना आना चाहिए +3। तो ये +3 देता है अगर कोई ज्यादा निगेटिव उससे कनेक्ट रहा तो, और ये जनरली होता है ऑक्सीजन के साथ ही, क्योंकि ऑक्सीजन 3.5 है और ये 3 है। Cl के साथ भी हो सकता है, क्लोरीन के साथ भी नाइट्रोजन +3 स्टेट देगा, मतलब उससे ज्यादा कोई निगेटिविटी वाला आया तो +3 और उससे कम वाला आया तो -3, और ऑलमोस्ट मैक्सिमम पूरे एग्जाम्पल ऐसे हैं कि वो इलेक्ट्रॉन लेता है नाइट्रोजन, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा है ना, पीरियोडिक टेबल में 3 है, 3 उससे आगे कौन है, नाइट्रोजन से आगे कौन कौन है, फ्लोरो, क्लोरो एंड ऑक्सीजन, 3 है ना। ओके ठीक है, तो यहां पर ये +3 और -3। अब आप फास्फोरस में देखेंगे तो फास्फोरस के केस में आपको क्या दिखेगा, यहां पर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नो डाउट सेम जैसे NH3 होता है वैसे PH3 भी होता है, 3 बॉन्ड बनाया है ये 1 2 3 शेयरिंग करके, और ये 3s वाला इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ये भी होता है इसके पास, राइट।
लेकिन यहां पर एक्साइटेशन भी हो सकता है। एक्साइटेशन मतलब ये 3s2 का इलेक्ट्रॉन जंप करके जाएगा कहां पर, डी में। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां पर फास्फोरस का हो जाएगा कुछ इस तरह से। ये फर्स्ट वाली लाइन के सेकंड वाली लाइन तक है, फर्स्ट तक, ठीक है। तो ये हम एक्साइटेड स्टेट में देखते हैं इसको यहां पर 1s2 2s2 2p6 1 2 3 4 5 6 then 3s2। अब मैं इसको नीचे लिख लूं यहां पर। अब ये इलेक्ट्रॉन 3s2 का जंप करके गया है तो हम इसको क्या लिखेंगे 3s1, मतलब अब बचा उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन। और 3p3 तो एज इट इज आएगा 3p3। ये आप देख सकते हैं यहां पर 1 2 3। और 3d में गया है ये वाला एक इलेक्ट्रॉन, तो हम पूरा ड्रॉ नहीं करते हैं यहां पर, ओके। 3d में चला गया है एक इलेक्ट्रॉन। अब इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने लास्ट शेल में, 5। तो ये 5 बॉन्ड बनाता है। जैसे एग्जांपल है PCl5, आपने देखा है ना। PCl3 में लोन पेयर होता है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जब जंप करके आगे जाएंगे तो अनपेड बन जाएंगे दोनों, और 2 Cl से बॉन्ड बना सकता है PCl5। तो डेफिनेटली फास्फोरस का नेगेटिविटी कम है, Cl का ज्यादा है, तो फास्फोरस यहां पर क्या शो करने वाला है, यस यहां पर कौन सा है +3, और यहां पर +5, +3 +5। लेकिन अगर फास्फोरस ऑक्सीजन के साथ आता है P2O5, याद है आपको, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड, तो एक ऑक्सीजन पर -2 इंटू 5 कितना होता है -10। -10 को बैलेंस करना है तो +10, +10 में से 2 को डिवाइड करेंगे, एक फास्फोरस को +5, तो यहां पर ये +5 स्टेट में है, राइट। तो ये भी एग्जांपल सिंपल है, नो प्रॉब्लम। लेकिन कोई उससे लेस निगेटिव आ जाए, जैसे फॉर एग्जांपल PH3, ये +5 वाला एग्जांपल ऊपर आना चाहिए ना, ये इसके साथ में, मतलब P2O5, ओके, समझ में आ गया ना आपको। PH3, अब इसका निगेटिविटी कम है ना, तो यहां फास्फोरस क्या बनने वाला है -3, समझा आपको, अरे बोलो ना। तो -3 +3 +5। अब आप बोलेंगे -5 कैसे होगा, डेफिनेटली जब वो किसके साथ बॉन्डिंग बनाएगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। लेकिन ऐसे बहुत रेयर एग्जांपल है जो नॉर्मल कंडीशन में नहीं बनते हैं, इसलिए मोस्ट ऑफ द केसेस में अपने को जो ऑक्सीडेशन स्टेट मिलने वाली है +3 -3 एंड +5, ये अपने को मिलेंगे सभी में, जो कि रेगुलर ऑक्सीडेशन स्टेट है, समझा, नो प्रॉब्लम, ओके। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो आप सभी जानते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन का कितना है 3, फास्फोरस का कितना है 2.5 अप्रोक्सीमेट। आगे जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है कम 1.5, और ये भी 1.5 के अप्रोक्सीमेट मिलता है अपने को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस एंड टॉप टू बॉटम, यस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से कम होगी ना फास्फोरस की, डिक्रीजेस डिक्रीजेस डिक्रीजेस, समझा आपको। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये हम डिटेल में देख चुके हैं कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसे कहते हैं। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटरमोस्ट लूजली हेल्डेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ गैसियस न्यूट्रल एटम। याद है आपको, किसी भी एटम के लास्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, समझा। उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा IH, याद है, डेल्टा IH। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी
required to remove outermost loosely held electron from a gaseous neutral atom. किसी भी एटम का जो गैसियस एटम होता है, यानी एटम अपने को पता है या तो लिक्विड, सॉलिड, गैस कुछ तो भी रहेंगे ना, तो पहले उनको गैसियस में कन्वर्ट करने का इंडिविजुअल एटम में उसके लिए पहले हीट देना पड़ती है, उसको क्या बोलते हैं, हीट ऑफ एटमाइजेशन। याद है, पहले आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ना गैस में, तो उसको बोलते हैं हीट ऑफ एटमाइजेशन। एटम्स को अलग अलग कर दिया, फिर उस एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लगेगी उसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑर्डर हम अगर देखा जाए तो हम लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में क्या पढ़ते थे कि डिक्रीज इंक्रीजेस, सॉरी क्या होता था, मतलब अगर आप बोरॉन से आगे बढ़ेंगे तो एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज। एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज, थोड़ा सा बढ़ जाता है, ठीक है। तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है तो डेफिनेटली यहां से आउटर इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। अब यहां पर साइज डिक्रीज हो गया मतलब नजदीक आ गया ना, न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड है, तो उसको निकालना मुश्किल है, तो एनर्जी ज्यादा लगती है। तो जितना स्मॉल साइज रहेगा उतनी एनर्जी ज्यादा, तो डेफिनेटली लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस। तो टॉप टू बॉटम क्या होना चाहिए, डिक्रीजेस। समझा आपको? सो आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एनर्जी फ्रॉम टॉप टू बॉटम डिक्रीजेस। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का अगर आपने आयनाइजेशन एनर्जी का यहां पर अगर आपने देखा तो आपको ऑर्डर क्या मिलना चाहिए, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। और इसका तो बहुत ज्यादा हाई है, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन रिमूव करना बहुत डिफिकल्ट है। रीजन क्या है, दो रीजन। एक तो ये कोवेलेंट नेचर है, नीचे वाले मेटेलिक बनते जाते हैं, समझा आपको। और सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर जो है हाफ फील्ड है, स्टेबिलिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो आसानी से अपने को वहां पर वो कॉन्फ़िगरेशन नहीं मिलेगा। अब आप बोलेंगे ये तो सब जगह रहेगा ना, ये तो कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन अगर आप नाइट्रोजन से फॉस्फोरस और आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ नीचे आते हैं तो साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्शन ज्यादा है, रिपल्शन ज्यादा है मतलब शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है। तो शील्डिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन ज्यादा है एज कंपेयर टू अट्रैक्शन न्यूक्लियस से, मतलब रिपल्शन डोमिनेंट ओवर अट्रैक्शन। तो वो इलेक्ट्रॉन तो रेडी है ना जाने के लिए, इसलिए उनका आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, लेस। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, आसानी से हम उसको निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपने नाइट्रोजन को कंपेयर किया ऑक्सीजन से, अगर आपने नाइट्रोजन को कंपेयर किया, या हम कहेंगे 15 ग्रुप एलिमेंट्स को आपने कंपेयर किया 16 ग्रुप एलिमेंट से, जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर अगर 8 हो जाए, 8 रहेगा यहां पर, तो यहां पर 2p4 बनेगा। 2p4 मतलब यहां एक इलेक्ट्रॉन आएगा, तो मतलब ये कौन सा फील्ड बन जाएगा, इनकम्प्लीट फील्ड। अभी कौन सा है नाइट्रोजन में, हाफ फील्ड है ना, 1 1 1, तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन। हाफ फील्ड मतलब सब सेम, सेम मतलब सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल मतलब स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी मतलब डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। समझा? आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा। अब ऑक्सीजन का केस देखेंगे हम, तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, ये बन जाएगा 2, मतलब 4 हो जाएगा। 4 हो जाएगा मतलब पेयरिंग हो गया वहां पर, अरे हुआ कि नहीं हुआ, अब ये पेयरिंग हो गया यहां पर। तो जब पेयरिंग हो जाएगा तो अब वो कौन सा फील्ड है, इनकम्प्लीट फील्ड। दो सिंगल है और एक पेयर है ना, तो इसलिए इस इलेक्ट्रॉन को अगर निकाला हमने तो अपने को स्टेबल फील्ड मिलेगा, बराबर है हाफ फील्ड। इसलिए 16 ग्रुप वाले आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। तो 16 ग्रुप एलिमेंट का आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, लेस एज कंपेयर टू 15 ग्रुप। तो मैं यहां पर बता देता हूं कि आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एनर्जी 15 ग्रुप का ज्यादा है 16 ग्रुप से। रीजन क्या है,
15 ग्रुप्स में क्या है, हाफ फील्ड स्टेबल, यानी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी रूल के हिसाब से वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है, बिकॉज दे आर ऑलरेडी स्टेबल। समझा? नो प्रॉब्लम। ओके, कार्बन फैमिली से भी कंपेयर कर लो इसको। कार्बन एक एक्सेप्शनल है, वो अपन बाद में देखेंगे, लेकिन 14 ग्रुप से आप कंपेयर कर लो तो उसमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन कम है, एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो ऑलरेडी यहां से भी निकालना क्या रहेगा, आसान, क्योंकि ऑलरेडी वो अनस्टेबल है ना, बोलो ना हाउ, वो ऑलरेडी क्या है, अनस्टेबल है, तो उससे भी यहां पर इसका क्या रहेगा, 15 ग्रुप का ज्यादा, इससे भी और इससे भी। कुछ एक्सेप्शन आएंगे जब हम पढ़ेंगे 13 14 को, तब मैं आपको बताऊंगा। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्या देखते हैं हम, मेल्टिंग पॉइंट्स एंड boiling points. Okay, melting, what is melting point? The temperature at which a solid melts, है ना, जब सॉलिड किसी टेम्परेचर पर मेल्ट हो जाता है हम उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो अगर आप मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर देखेंगे तो लेफ्ट टू राइट मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए ना, ये हमने पहले पढ़ा है ना हमने, अरे भाई याद है कि नहीं आप लोगों को, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ना चाहिए ना, क्या होना चाहिए, नाइट्रोजन से ज्यादा, फास्फोरस से ज्यादा, आर्सेनिक से ज्यादा, एंटीमनी से ज्यादा बिस्मथ, लेकिन नाइट्रोजन एक्सेप्शनल है, ये मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा शो करता है। रीजन क्या है उसका, इट शोज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स, ये दूसरे एलिमेंट्स से इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा। रीजन क्या है उसका, एक तो सबसे पहले स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, अब बोलेंगे दूसरों में भी है ना, लेकिन शील्डिंग इफेक्ट का पॉइंट आ जाएगा फिर वहां पर, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, समझा आपको। दूसरा कोवेलेंट नेचर, नेचर क्या है इसका यहाँ पर, कोवेलेंट, नाइट्रोजन वाले जितने भी आपको मिलेंगे, स्पेशली आप एन ट्रिपल बॉन्ड एन ले लो या कोई और एलिमेंट मॉलिक्यूल ले लो, तो नाइट्रोजन वाले जो मॉलिक्यूल्स है दे आर कोवेलेंट इन नेचर। क्या होते हैं, कोवेलेंट इन नेचर। तो जब वो कोवेलेंट रहेंगे नेचर में डेफिनेटली, तो वहां पर कोवेलेंट का मेल्टिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा रहता है आयोनिक के कंपैरिजन में, ठीक है, क्योंकि वहां पर जो हम देखते हैं वहां मॉलिक्यूलर सॉलिड तैयार होते हैं, जबकि इधर क्या होते हैं, यहां पर मेटेलिक बॉन्ड्स तैयार होते हैं। तो मैं इसको अभी और एक्सप्लेन करता हूं, आप थोड़ा सा इसको लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमको नाउ सी हियर, तो यहाँ पर हम आ गए थे आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड मेल्टिंग पॉइंट, तो मैं थोड़ा सा रब कर दूं इसको यहाँ पर, ओके, थोड़ा रब करके हम आगे बढ़ते हैं। मेल्टिंग पॉइंट में हम टॉप टू बॉटम यानी आगे बढ़ते हैं नाइट्रोजन से, तो हमको ऑर्डर मिलता है नाइट्रोजन से ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका है, फास्फोरस, देन आर्सेनिक, उसके बाद एंटीमनी, उसके बाद कौन है, बिस्मथ। लेकिन यहां थोड़ा सा ऑर्डर चेंज होता है, यहां पर एंटीमनी पहले आ जाएगा, नहीं ये ज्यादा बता रहे ना, ओके, एंटीमनी देन बिस्मथ देन आर्सेनिक चला जाएगा आगे, ओके, मतलब हम कहेंगे ज्यादा किसका है, सॉरी इसका थोड़ा ज्यादा बताएगा, मतलब एक्सेप्शन यहां पर बता देता हूं मैं आपको। तो होना चाहिए था कि इससे ज्यादा इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, लेकिन ये यहां से एब्सेंट हो गया है, ये चला गया इधर। समझा आपको? रीजन क्या है इसका, इसका रीजन ये है कि एंटीमनी और बिस्मथ का जो कम हुआ है, यानी कम जो हो गया है यहां पर, ये किस वजह से हुआ है, मतलब ऑर्डर रहेगा यहां पर एंटीमनी, बिस्मथ देन आर्सेनिक। एक्चुअली एंटीमनी और बिस्मथ कहां पर है, देखिए 5th पीरियड, 6th पीरियड, तो यहां पर एंटीमनी में तो थोड़ा सा लिटिल बिट इफेक्ट होता है, कौन सा, इनर्ट पेयर इफेक्ट, डी फुल ऑर्बिटल जो प्रेजेंट है वो भी कौन सा, 5d वाला, ठीक है। अब जब 5d आएगा यहां पर, तो डेफिनेटली यहां पर इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है
उसमें फुल इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट है। एक तो फिफ्थ शेल में है, राइट राइट, एक तो फिफ्थ शेल में है, राइट, ओके। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने से इनमें होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या होता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट मींस रिपल्शन डोमिनेंट ओवर अट्रैक्शन। और रहा सवाल बिस्मथ का, ये तो और ज्यादा बताएगा इनर्ट पेयर इफेक्ट, क्योंकि इसके पास कौन है? 4f भी है, 5d भी है, पता है ना आपको, क्योंकि ये तो कौन से पीरियड में आ गया? सिक्स पीरियड। सिक्स पीरियड में जो बिस्मथ है, डेफिनेटली यहाँ सिक्स पीरियड जो अपना स्टार्ट हुआ था, कहां से? बोलिए बोलिए, कहां से? लैंथेनम से। याद है क्या आपको? अरे बोलिए ना, आपको याद है? क्या याद नहीं है? यहां से शुरू हुआ था, याद है आपको? डी ब्लॉक, फिफ्थ सिक्स, उसके बाद से फोर फिफ्थ सिक्स, फिर कौन आया था यहां से? जब स्टार्ट किया आपने तो डी ब्लॉक में लैंथेनम, उसके बाद कौन थे? लैंथेनाइड्स। लास्ट लेक्चर में देखा वो 14 एलिमेंट, जिसकी वजह से यहाँ पर 4f 14 है और 5d 10 है। तो ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इनमें शील्डिंग इफेक्ट शो होता है, मतलब रिपल्शन डोमिनेंट ओवर अट्रैक्शन। तो डेफिनेटली वो जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स है जो यहाँ पर रिपल्शन कर रहे हैं, ये इस वजह से इसको इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन को इनर्ट पेयर इफेक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो डेफिनेटली वो ऑलरेडी तैयार है, समझा आपको? सेपरेट होने के लिए थोड़ा सा टेम्परेचर काफी है उसको मेल्ट करने के लिए, समझा आपको? समझा आपको? तो ये इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से क्या हो जाएंगे यहाँ पर? ये सेपरेट। तो इसलिए मेल्टिंग पॉइंट अपने को यहाँ पर कंपैरेटिवली ये दोनों का कम मिलेगा आर्सेनिक से, समझा? अब थोड़ा सा ध्यान देंगे आप कहां पर? आयनाइजेशन इंथैल्पी फर्स्ट, आयनाइजेशन इंथैल्पी सेकंड एंड आयनाइजेशन इंथैल्पी थर्ड। ये क्या होता है पहले इसको देख लो आप। जैसे फॉर एग्जांपल फॉस्फोरस है, वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो क्या बनेगा? P प्लस। अगर दो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो P2 प्लस, तीन इलेक्ट्रॉन लॉस करना है तो P3 प्लस। तो आयनाइजेशन इंथैल्पी डेल्टा IH अगर हमने देखा तो ये हमको मिलता है ऐसा। सिर्फ ऐसा ही नहीं, बल्कि यहां पर जो वैल्यू रहेगा उसका डबल मिलेगा अपने को सेकेंड आयनाइजेशन इंथैल्पी का। मतलब हम बोलेंगे डेल्टा IH फॉर एलिमेंट having +1 state 2 into delta IH for +2 state, अप्रोक्सीमेट, नॉट एग्जैक्ट 2, समझा आपको? और जो थर्ड रहेगा वो इसका डबल रहेगा। अगर फॉर एग्जांपल 1000 जूल किलो जूल लगता है इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन को +1 में लाने के लिए कितना लगता है? 1000। तो ये कितना लगेगा? 2000। और 3 के लिए 4000, समझा आपको? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे हम निकालते जाएंगे तो वो न्यूक्लियस के उतना नियर है, उतना अट्रैक्शन में, उसको निकालना उतना डिफिकल्ट होता है, समझा आपको? तो हमेशा फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी का डबल होता है सेकंड आयनाइजेशन इंथैल्पी, और सेकंड आयनाइजेशन इंथैल्पी का यस डबल रहेगा थर्ड आयनाइजेशन इंथैल्पी, समझा? नो प्रॉब्लम। तो जनरली ये प्रॉपर्टी तो अपने को नीचे वालों में मिलेगी मेटल्स में। जनरली ये नाइट्रोजन और फॉस्फोरस कौन है? नॉन मेटल। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस क्या में काउंट होते हैं? नॉन मेटल्स। उसके बाद वाले आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स। मेटेलॉइड प्रॉपर्टी है, ये तो मेटल रहेंगे, एंटीमनी और बिस्मथ। ये मेटेलॉइड प्रॉपर्टी शो करता है आर्सेनिक, समझा आपको? ठीक है, चलो इसको लिख लो। यहां पर हम इसको स्टॉप करते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे इसको।